हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा क्लास 9th के लिए चैप्टर हमने लाइंस एंड एंगल स्टार्ट किया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चन हो गए थे, लास्ट क्वेश्चन एक बचा है और उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखते हैं। लाइंस एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 1 है 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि इफ हमारे पास गिवन है एक्स वाई जेड, जो एंगल है वो कितना है 64 एक्स वाई जेड, तो यहां पे वाई पॉइंट आएगा, ये वाई एक्स वाई जेड ये एंगल दिया हुआ है 64। ठीक है, ये एंगल 64 दिया हुआ है। कह रहे कि उसके बाद कह रहे जो एक्स वाई लाइन है उसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक, उस लाइन को आगे बढ़ा दिया पॉइंट पी तक, प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहे ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने ये ड्रॉ कर लिया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कहता है कि जो रे है इफ एक्स वाई सॉरी वाई क्यू, मतलब वाई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई रे होगी वाई क्यू कह रहे हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो वाई क्यू रे है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। उसके बाद कह रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई क्यू। उसके बाद फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब यहां पे ये 64 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है हमारे पास गिवन है 64, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल कितना होगा 180 का, पूरा एंगल 180 का है, और ये इतना एंगल 64 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा पूरा एंगल। भाई हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल कितना होता है 180। अब हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड 64, ये हमारे पास क्या है गिवन है। अब हम यहां से इस वाले एंगल की पहले वैल्यू निकालेंगे, कौन से एंगल की जेड वाई पी, पहले इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना बनता है 180। अब ये 64 है, तो एंगल जेड वाई पी कितना आ जाएगा 180 माइनस 64। 180 माइनस 64 कितना हो जाएगा 1160। तो ये हमारा पूरा एंगल कितना आ गया 1160, ये कंप्लीट एंगल आया है। अब वो कह रहा है कि जो वाई क्यू रे है वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रही है। तो यहां से 116 के हम दो पार्ट कर देते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल जेड बाई क्यू कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसका हाफ कर दो। उसका अगर हाफ कर देंगे तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 58, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 58। भाई जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो दोनों एंगल इक्वल पार्ट में होंगे, तो दोनों को 2 से डिवाइड करके देख लो, दोनों को 2 से डिवाइड करके देख लो, तो एंगल जेड बाई क्यू हमारा कितना हो गया 58। हमें पहली चीज क्या बताना था, उसने क्या पूछा एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है। एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो गया 64 प्लस 58। भाई दोनों को ऐड कर देंगे, यही एंगल पूछा हुआ है। 64 प्लस 58 कितना हो गया 122, दोनों को ऐड किया तो 122। उसके बाद कहता है कि एंगल क्यू वाई जेड,
एंगल क्यू वाई जेड का हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। हमने पहले भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं। ये जो एंगल बना हुआ है, कौन सा एंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये एंगल ये बना हुआ है कि 58, ये एंगल 58 है। इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल पूरा ये होता है कि मतलब पूरा सर्कल कितने का एंगल बनाता है, 360 का। 360 में से आप 58 माइनस कर दो तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकल के आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस 58, 360 माइनस 58, 360 में से 58 माइनस करोगे 302, कितना आ गया 3। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180, पूरा सर्कल एंगल बनाता है 360 का, राइट एंगल 90 डिग्री का। तो छोटी छोटी जो बातें होती है उनको ध्यान रखना। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारा एंगल क्या बनते हैं, वर्टिकल। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, इसी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, उसमें रे हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये POQ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पे OS स्टैंड ऑफ लाइन, यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, और ये इनका मतलब होता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे ये R है, ये दोनों इक्वल। इनका जो मतलब दिया हुआ है, ये ऐसे आर्क लगाकर ये एक, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और यहां से ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों। अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं हम वो देख लेते हैं। OS OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ। OS एक रे है जो स्टैंड है किस पे, POQ एक लाइन है उसके ऊपर स्टैंड है। रे OR एंड OT एंगल बाइसेक्ट कर रही है। इसने पहले ही बोल दिया कि रे जो OT है और OR है वो इन एंगल का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। किस किस एंगल को, एंगल POS को और एंगल SOQ, मतलब इन दोनों एंगल को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो रे है OR और OT, जो उनको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंगल POS को और एंगल SOQ को। उसके बाद कहते हैं कि इफ एंगल POS ये कंप्लीट एंगल POS इज इक्वल टू X, POX इज इक्वल टू X है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ROT, एंगल ROT, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ROT हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये पूरा एंगल X है, तो ये एंगल कितना होगा, देखो यहां से हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, POQ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 का। तो यहां से एंगल POS प्लस एंगल SOQ कितना है, 180। अब हमारे पास POS दिया हुआ है X, तो हमारे पास XOQ क्या हो जाएगा, 180 में से X को माइनस कर दो, SOQ क्या हो गया, 180 माइनस X। अब ये एंगल हो गया। अब हमें कह रहा है कि जो OR है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल POS का, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, देखो
यहाँ पे ये हमें तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूछा है, तो एंगल ROS क्या होगा, हाफ होगा। कह रहे हैं कि जो OR है वो उस रे को बाइसेक्ट कर रही है, ये OR इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये कंप्लीट एंगल X है, तो ये क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे X का। भाई कंप्लीट एंगल अगर 60 होता है तो उसका हाफ क्या होगा, 30। अब हमारे पास X दिया हुआ है, तो X का हाफ क्या होगा, X/2। तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहां से ये वाला एंगल निकल गया और ये वाला एंगल निकल गया। देखो यहाँ इस डायग्राम में नहीं समझ आए, होच पोच हो गया है, समझ नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, उसके पार्टीशन करके देख लेने हैं। ये रे थी P Q, यहाँ पे ये OS, और जो OT थी उनको डिवाइड कर रही है, पार्टीशन कर, बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे OR। तो एंगल हमारे पास ROS क्या हो जाएगा, एंगल ROS क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, एंगल POS का, क्योंकि POS क्या कर रही है, जो रे है OR वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, और POX क्या है, X/2 क्या है, X/2। अब यहां से हमें एंगल क्या निकालना है, SOT हमारे पास पूरा एंगल क्या आ गया, SOQ कितना आ गया, 180 - X। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें X में ही चलना है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें X में ही लेके चलना है। तो यहां से पूरा एंगल जो SOQ वो क्या है, 180 - X। और ये भी क्या कर रही है, OT इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एंगल SOT क्या हो जाएगा, एंगल SOT क्या हो जाएगा, इसका हाफ। इसको पूरा खोल दोगे तो ये 90 - X/2। भाई 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 को तो वो कैंसिल कर देगी 90, और X को क्या लिख देगी, हाफ। अब उसने पूछा क्या है, एंगल ROT बताना है, हमें एंगल ROT बताना है। एंगल ROT निकालने के लिए हमने एंगल ROS भी निकाल लिया, SOT भी निकाल लिया। एंगल ROT के लिए एंगल ROS प्लस एंगल SOT। एंगल ROS कितना है, X/2, और एंगल SOT कितना है, 90 - X/2। अब यहां से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एंगल ROT कितना आ गया, 90 कितना आ गया, 90। समझ आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार फिर से रिपीट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पेपर में, कुछ भी नहीं है, जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है, जैसे नंबर्स में क्वेश्चन दिया होता है वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक रे दी हुई है, एक लाइन दी हुई है, POQ एक लाइन दे दी, उस पे एक स्टैंड है OS, मतलब कोई OS एक लाइन खड़ी हुई है, यहाँ पे POQ और यहाँ पे कोई OS। डायग्राम अगर ना भी दे तो आपको बनाना आना चाहिए कि डायग्राम क्या, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और उसको पढ़ के समझना और उसको डायग्राम बना सकूं, ऐसा होना चाहिए। डायग्राम नहीं भी दिया होता। अब वो कहता है कि जो एंगल बना है POS और SOQ, उनको दो रे है OR और OT, उनको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमारे पास एंगल दिया हुआ है POS क्या है, X है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 - X। यही करते हैं, अगर नंबर में दिया होता है कि एक एंगल हमारे पास दे दिया 60, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दे 120। अब वो x दिया हुआ है तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, 180 - X। अब क्या कह रहे हैं, बाइसेक्ट हो गए दोनों एंगल आपस में, तो ये क्या हो गया, X/2, और इसको भी 180 - X को क्या कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया। दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके देखा, हमारे पास एंगल ROT कितना आ गया, 90। आई होप सबको समझ आया होगा, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 पे, 6.2 से चलने से पहले हम एंगल्स देखते हैं। दो पैरेलल लाइन होती हैं तो वो क्या क्या एंगल बनाती है।
समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस आपकी पूरी एक्सरसाइज है और आपको एंगल्स निकालने होते हैं। जब पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक स्लैंट लाइन जो उनको क्या कर रही है, कट कर रही है दो पार्ट पे, तो यहां से एंगल देखो, याद रखना है नेम कौन सा एंगल किसके इक्वल है। उसमें जो बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू, ऐसे याद नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है, कौन सा एंगल कौन सी पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। दूसरा कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या बनता है, ये वाला। फिर उसके बाद बनता है यहां से ये वाला, फिर ये। अब देखो सारे एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल, अब पोजीशन देखनी है, यहां पे ये एंगल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। जब आप नेम से याद रखोगे 1, 2, 3 से, तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोबारा अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हमें याद कोई ना रहेगा कि हमने 1 किसको नोटेशन 1 किसकी नोटेशन दी थी। हम एंगल 1 इसको मान लेंगे, एंगल 2 इसको मान लिया। अब एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखा दोगे, नहीं। हमें क्या रखनी है, उनकी पोजीशन याद रखनी है कि कौन सा एंगल कहां पे बनता है। अब यहां पे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला यहां पे, तो ये क्या बनाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। उसके बाद दूसरा क्या आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट हो गया, और इंटीरियर मतलब अंदर बनने वाले एंगल। अंदर बनने वाले एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये पैरेलल लाइन ये है, ये वाला अंदर बन रहा है ना, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। नाम देने के लिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब जो अंदर बन रहे, और अल्टरनेट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर है तो दूसरा इधर है, ये इधर है तो ये इधर। उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम प्रोसेस उसमें भी रहेगा। एक्सटीरियर एंगल में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये वाला एंगल ये आपस में बने। एंगल यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा यहां पे, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इनको दो नोटेशन ऐसे दे देते हैं ताकि बात। ये है अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट एंगल, अपोजिट में हो जाएगा, तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये याद होना बहुत जरूरी है, इनको आप दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे रखोगे, नंबर से तो रखना नहीं है। क्या करना है कि हमें याद रखना है कि ये वाला एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये वाला इसके यहां पे ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज से देखो आपको सारे याद हो जाएंगे, एक बार में याद नहीं होंगे। एक्सरसाइज में इनका यूज करेंगे, कौन सा कोरोस्पोंडिंग एंगल बना है, कहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बना है, कहाँ इंटीरियर एंगल बन रहा है, कहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। जैसे हम यूज करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद होता है। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है, आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, शो दैट a b c क्या है, पैरेलल है। आपको बताना है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये लाइन दिया हुआ है, एंगल फाइंड आउट करना है x, ये वैल्यू x दी हुई है, यहाँ पे ये y दिया हुआ है, और ये कितना दिया है 130।
अब देखो आप इसको कैसे करोगे। देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये दो लाइन दी हुई है, उसने नहीं बोला कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो हम यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वाला कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो वाली चीज हम नहीं लगाएंगे। अगर वो बोल देता ए बी, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, हमें तो इसमें शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी लाइन। भाई ये ऊपर वाली ए बी लाइन होगी और ये क्या होगी, सी डी लाइन। हमें तो ये वाली चीज प्रूव करनी है। अब देखो यहाँ पे ये एक आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है तो सीधी लाइन, और ये एंगल कितना बनाता है 180, और उसके पास हमारे पास ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 130। 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो एंगल कितना हो गया 130, सिंपल। ऐसे यहाँ पे ये 130 है, ये जो दो लाइन आपस में क्रॉस करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास ये भी कितना होगा 130, ये भी कितना होगा 130, और ये हमारे पास हो गया 130। अब यहां से देखना ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x इक्वल टू एंगल y, दोनों की वैल्यू कितनी है 130। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। अब यहाँ पे थ्योरम दी हुई है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। स्टेटमेंट कैसे, देखो, इफ ए ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, मतलब ये 50 तो यहाँ पे ये वाला 50, ये 130, ये भी 130, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल है ना यहाँ पे x इक्वल टू 130, ये वाला एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल्स हैं तो देन लाइंस आर पैरेलल। ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है। उसके बाद है अगर पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये चीज तो हमने देख ली। इफ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अगर इंटीरियर एंगल का पेयर अगर इक्वल है तो देन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर अंदर में एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। ऐसे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हमें यही चीज इसमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, कि हमें बताना था कि ए बी और सी डी पैरेलल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो देन लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल, उनकी वैल्यू इक्वल है तो टू लाइंस आर पैरेलल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। भाई ए बी पैरेलल सी डी, और ये सी डी लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ। यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये एंगल x है, ये y है, और ये एंगल z है। अब कह रहा है कि जो एंगल y और z का रेशियो है वो कितना है 3:7। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल x। अब यहां से देखना एक दूसरे के एंगल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एंगल x फाइंड आउट करना है और y z जो दिया हुआ है उन दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:7। अब यहाँ पे रेशियो कैसे, हमें तो उसके लिए टोटल नंबर्स होना चाहिए, सम होना चाहिए दोनों एंगल्स का, तभी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम पहले सम देखेंगे दोनों एंगल्स का। अब देखो ये एंगल z है और ये एंगल y है। यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल क्या होगा इसके इक्वल, ये भी क्या होगा z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
जब लाइंस पैरेलल दी हुई है तो ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। और ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो एंगल y प्लस जेड का सम कितना हो गया 180। कितना हो गया 180। अब यहां से हम y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेशियो कितना दिया हुआ है 3:7। एंगल y की वैल्यू निकालोगे तो 3/10 इंटू 180 कितना हो गया 54। कितना हो गया 54। इसको या तो 180 में से 54 माइनस कर दो या इसकी भी वैल्यू ऐसे निकाल दो। एंगल z 7/10 इंटू 180 0, ये कितना हो जाएगा 126। कितना हो गया 126 हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया हमारे पास, ये एंगल z दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल तो कभी भी इक्वल नहीं होते भाई। यहाँ पे जो y दिया हुआ जो z पहले से दिया हुआ है वो आपस में इक्वल नहीं होते। हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। y और z दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो हमने दोनों से उसकी वैल्यू निकाली। अब एंगल हमें क्या निकालना है एंगल x। एंगल x कैसे निकलेगा देखो, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होता है एंगल x इक्वल टू एंगल z। कोरोस्पोंडिंग एंगल होता है एंगल x इक्वल टू एंगल z। पीछे रीजन लिख देना है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां से एंगल x भी कितना हो गया 126। x भी कितना हो गया 126। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायग्राम दिया हुआ है आपके पास। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। और ई एफ कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो यहां पे ये ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर कह रहा है एंगल जी ई डी, एंगल यहाँ पे G पॉइंट दिया हुआ है, ये E पॉइंट, ये एंगल कितना दे दिया 126। फाइंड करना है एंगल AGE, ये एंगल AGE, उसके बाद एंगल GEF, उसके बाद एंगल फाइंड आउट करना है FGE। देखो ये एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है 26। हमें पता है एंगल FED कितना है 90 डिग्री, ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। और पूरा एंगल दे दिया एंगल GED 126 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बचेगा। तो एंगल GEF क्या हो जाएगा 126 माइनस 90, 126 माइनस 90 कितना बचा 136। ये एंगल कितना आ गया 36। ठीक है, अब भाई 126 में से 90 माइनस कर दिया तो एंगल GEF बचा और वो कितना आ गया 36। उसके बाद क्या पूछते हैं एंगल AGE। अब यहां से देखना ये एक दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, मतलब स्लैंट लाइन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के। तो यहां से एंगल AGE कितना हो गया 126। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बचा क्या FGE, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल भी निकल जाएगा इजीली। भाई देखो इसको 180 में से माइनस कर दो 126,
एंगल FGE 180 माइनस 126। 180 माइनस 126 कितना हो गया? 54। ये हमारे पास कितना आ गया? 54। इसमें से ये माइनस, हमारे पास सारी वैल्यू है, हमने एक दूसरे में से पैरेलल लाइन हमारे पास दी हुई है तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज कर लिया, और उसके बाद हमारे पास दो एंगल का सम कितना होता है? 180। स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल बनता है। वहां से हम 180 में से माइनस कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे हम कल करते हैं कंटिन्यू, कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।